चलिए, आज का टॉपिक है हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। तो इसमें हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये बाजार हम लिखे हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसे भी होता है, लोकल लैंग्वेज में देखिएगा बाजार नहीं बोला जाता है, क्या बोला जाता है? बाजार। तो बाजार भी हो सकता है। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ये लोकोक्ति पर आधारित निबंध कहाँ पूछा जाता है? बीपीएससी निबंध के तीसरे सेक्शन में, निबंध पत्र के तीसरे सेक्शन में लोकोक्ति आधारित निबंध पूछा जाता है। उसी के लिए हम इस पर डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। और पहले ही मैं बता चुका हूं कि जितनी लोकोक्तियां हैं उसका एक सामान्य अर्थ होता है, सीधा सीधा अर्थ, और एक विशेषार्थ होता है, भावार्थ कहिए, व्यंग्यार्थ कहिए, ठीक है, वो होता है। तो इसका सामान्य अर्थ क्या हुआ? सामान्य अर्थ क्या हुआ? सामान्य अर्थ सिंपल है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। यानी हाथी जब बाजार में चलता है, आगे बढ़ता है रास्ते में, तो कुत्ते बहुत भौंकते रहते हैं। एक इस पर हम कहानी सुनाते हैं। जैसे भूमिका लिखने के लिए कहानी की जरूरत होती है ना, कैसे लिखा जाए, तो हाथी और कुत्ते की ही कहानी बता रहे हैं। जब हाथी जा रहा था, एक मंदिर का हाथी जा रहा था, और जैसा कि कुत्ता को कुत्तों के साथ देखा जाता है कि हाथी को देखते ही कुत्ते भौंकने लगते हैं। अब भौंकते हैं कहाँ, आगे से या पीछे से? पीछे से भौंकने लगते हैं। भौंकते भी है, डरते भी है कहीं हाथी मार न दे, तो भौंकते भी और पीछे भी हटते हैं। देखे कभी? भौंकते रहते हैं। लेकिन हाथी ध्यान देता है क्या? हाथी मदमस्त होकर अपने ही चाल में पूरी शांतिपूर्ण गरिमा के साथ आगे बढ़ता रहता है ना। तो किसी ने कुत्तों से पूछा, ये हाथी से तुमको दिक्कत क्या है? हाथी ने कुछ बिगाड़ा है क्या? कुत्तों ने कहा नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ा। हाथी ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो फिर दिक्कत क्या है? और आप सभी लोग जानते हैं हाथी को हमारे भारतीय संस्कृति में भगवान गणेश का प्रतीक माना जाता है। तो जैसे हाथी महाराज गांव में बहुत जगहों पर जो श्रद्धावान हिंदू हैं, उनके सामने से गुजरते हैं तो क्या होता है? जय गणेश नहीं कहते हैं, तो बहुत लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, बहुत लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो कुत्ता ने कहा कि हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाथी के आगे इतने लोग जो कुत्ते हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं, उनसे दिक्कत है, उनसे चिढ़ होती है। आखिर ये लोग हाथ जोड़े क्यों खड़े रहते हैं? इसलिए हम लोग भौंकते रहते हैं। समझ में आई बात? क्या बोला? हाँ, उससे ईर्ष्या होती है, हाथी से नहीं। हाथी के सामने इतने जो लोग हैं, हाथी के प्रशंसक, हाथी के प्रति श्रद्धा रखने वाले, उनसे हमें प्रॉब्लम होता है, उनसे चिढ़ होती है। लेकिन हाथी क्या करता है? हाथी ना तो हाथ जोड़ने वालों के समक्ष ठहरता है, और ना ही हाथी उन्माद में आता है कि इतने लोग मेरे हाथ जोड़ने वाले हैं, हमें भगवान मानते हैं। नहीं होता है। लोग थोड़े 4-5 आदमी हाथ जोड़ने वाले मिल जाए, लोगों का दिमाग क्या होता है? चढ़ जाता है। हाथी के सामने सैकड़ों लोग जहां जाता है हाथी, वहां खड़े रहते हैं। तो ना तो हाथी हाथ जोड़ने वालों के सामने खड़ा होता है, ना उन्माद में आता है, और ना ही भौंकने वाले को पीछे मुड़कर देखता है। समझ में आई बात? और इसलिए हाथी अपना रास्ता तय कर पाता है। अगर हाथी हाथ जोड़ने वालों के समक्ष खड़े हो, ठीक है, और भौंकने वालों को जवाब देने लगे, तो क्या होगा? आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। सामान्य अर्थ यही है। क्या? हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार। हाथी जब बाजार में चलता है, हाथी जब, सामान्य अर्थ क्या हुआ? हाथी जब मार्ग में आगे बढ़ता है तो कुत्ते पीछे से भौंकने लगते हैं। भौंकने लगता है ना। अब यहां पर भौंकने लगते हैं तो हाथी का क्या रिएक्शन? हाथी भौंकने वाले कुत्तों को जवाब देता है, मुड़कर देखता है? कुछ नहीं, अपनी ही चाल से मदमस्त होकर चलता रहता है। पीछे से भौंकते हैं, लेकिन
हाथी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, अपनी ही चाल में मदमस्त होकर आगे बढ़ता रहता है आगे बढ़ता रहता है एकदम गरिमा के साथ, शांतिपूर्ण गरिमा के साथ है। कभी देखे हाथी को उछल कूद करते हुए? एकदम लगता ही नहीं कि हाथी के आसपास कोई कुत्ता भौंक रहा है, लगता है नहीं, वो सूंड हिलाते अपनी चाल में चलते रहता है। तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और ये सामान्य अर्थ है, इसका विशेषार्थ आप लोग समझ ही गए होंगे, इसका विशेषार्थ समझ गए होंगे ना? है थोड़ा सा आप अर्थ विस्तार भी कीजिए। ये सामान्य अर्थ हो गया, तो इसका हम अब निकालेंगे भावार्थ। भावार्थ या विशेषार्थ या व्यंग्यार्थ। गूढ़ अर्थ क्या हुआ? जितनी भी हमारे समाज में लोकोक्तियां हैं, सबका एक सामान्य अर्थ होता है और एक गूढ़ अर्थ होता है, भावार्थ होता है, व्यंग्यार्थ होता है, जो बहुत बड़ी सीख देता है जीवन में। तो हाथी का अर्थ, थोड़ा सा अर्थ विस्तार कीजिए, उसके बाद हम लोग भावार्थ, विशेषार्थ, व्यंग्यार्थ समझेंगे। इसका हाथी का कोई भी हो सकता है, हो सकता है जीवन में आगे बढ़ने वाला, शक्ति संपन्न, प्रतिभा संपन्न, ठीक है, लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने वाला कोई भी व्यक्ति का प्रतीक है कौन? हाथी। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो जिस तरह हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, उस तरह भौंकने वाले मिलते हैं, आलोचना करने वाले मिलते हैं, गाली देने वाले कभी मिलते हैं, निंदा करने वाले मिलते हैं, आपके हर कदम पर नकारात्मक टिप्पणी करने वाले मिलते हैं। और नहीं कुछ मिले तो जाति खोज लेगा, नहीं कुछ मिले तो चरित्र खोज लेगा, नहीं कुछ मिले तो चेहरा खोज लेगा कि उसको चेहरा ये नहीं है, कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं। तो भौंकने वाले कुत्ते को हाथी जवाब देता है क्या? उसी तरह ये क्या सीख देता है? वो भौंकने वाले जो चारों ओर है, उनको अगर जवाब दीजिएगा तो सफर तय नहीं होगा और मंजिल दूर ही रहेगी। तो हाथी कोई भी हो सकता है। कोई कौन हो सकता है? आप हो सकते हैं, हाथी हो सकते हैं। कोई छात्र जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीएससी की तैयारी करने वाले, बीपीएससी की तैयारी करने वाले, बड़े पद की तैयारी करने वालों को क्या टिप्पणी सुनना पड़ता है? क्लर्क बनने का की प्रतिभा है ही नहीं, आज बनने चले हैं आईएएस। अरे पहले क्लर्क शिक्षक और बन जाओ, उसके बाद डिप्टी कलेक्टर बनना है कि नहीं? और ये कौन ऐसा छात्र नहीं है जिसके आज के समय में सभी छात्र को सुनना पड़ता है ये बात? हाँ, अरे क्या तैयारी में लगे हो, बीएड कर लो या टीचर बन जाओ या क्लर्क बन जाओ, रेलवे वगैरह निकाल लो, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आगे करते रहना। और इस तरह आप सबका सुनते रहिएगा तो क्या होगा? टारगेट आपका बदलता रहेगा और जो बड़ा टारगेट है वो कभी अचीव नहीं होगा। ठीक है? तो कुत्तों के भौंकने पर अगर सुनिएगा तो आप भी बनिएगा उसी के समाज का बनिएगा ना, कुत्ता। और भौंकने पर ध्यान नहीं देने वाला क्या बनेगा? हाथी, जो जब चलता है तो शेर भी उससे डरता है। डरता है तो तय आपको करना है कि कुत्ता बनना है या हाथी बनना है। ठीक है? कुत्ता मादा कुतिया जब बच्चा पैदा करती है, अनेक बच्चे पैदा करती है। हाथी कितने बच्चे पैदा करती है? हाथी एक। लेकिन उसका एक बच्चा ही जब धरती पर उतरता है तो धरती डोलता है और आगे चलकर पूरे जंगल उससे डरता है। इसलिए हथनी का गर्भकाल क्या है? ज्यादा होता है, कुतिया के गर्भकाल से ज्यादा होता है, क्योंकि वो ऐसे बच्चे को पैदा करने वाली है जो पूरे जंगल को हिलाने वाला है। और कुतिया का गर्भकाल कम होता है क्योंकि वो ऐसे बच्चों को पैदा करने वाली है जो गली में दरवाजे जाएगा खाने के लिए। समझ में आई बात?
मेरे कहने का मतलब ये है, छोटा प्रयास कीजिएगा, छोटा टारगेट रखिएगा तो उसका गर्भकाल बहुत कम होता है, 6 महीना साल भर में हो सकता है अचीवमेंट मिल जाए। लेकिन बड़ा टारगेट के लिए क्या करना पड़ेगा? पेशेंस। समझ में आई बात? तो ये आप हो सकते हैं, छात्र हो सकते हैं, या कोई भी हो सकता है जो अपने लक्ष्य के मार्ग में, लक्ष्य पर आगे बढ़ता है। और लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, लक्ष्य पहाड़ तोड़ना भी हो सकता है? तो यहां हाथी दशरथ माझी भी हो सकते हैं। दशरथ माझी, बहुत सारे लोग उक्ति में फिट बैठ जाते हैं, अरे दशरथ माझी जब पहाड़ तोड़ना शुरू किए होंगे, लोग क्या कहा होगा? पागल, भौंका होगा। अपने रिश्ते नाते, सगे समाज संबंधी, पत्रकार सब देख के तो पागल है। पत्नी डेथ कर गई तो पागल आ गया, दिमाग एकदम भाई, पहाड़ कहीं टूटे। क्या किए माझी? जवाब दिया उन्होंने, अपने काम से जवाब दिया, हाथी की तरह गरिमा पूर्ण शांति बनाए हुए पहाड़ तोड़ते रहे, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और अंत में क्या किया? तोड़ दिया। हाँ, अनंत काल के लिए दशरथ माझी अमर हो गए। क्लियर है? दशरथ माझी भी हो सकते हैं, सामान्य व्यक्ति थे ना, और कोई महान व्यक्ति गांधी भी हो सकते हैं। गांधी जी ने जब अहिंसा आधारित सत्याग्रह के द्वारा उस साम्राज्य से लड़ने का प्रयास किया जिसका सूरज कहीं कभी अस्त नहीं होता है, द सन नेवर सेट्स इन माई एम्पायर, ब्रिटिश क्राउन का कथन है। उससे गांधी जी ने लड़ने के लिए हथियार किसको बनाया? सत्य और अहिंसा। लोगों ने जरूर आलोचना किया ना, आज तक आलोचना कर रहे हैं, आज तक आलोचना हो रही है ना। गांधी जी के आलोचक, जितने प्रशंसक हैं दुनिया में गांधी जी के, उतने ही आलोचक हैं। लेकिन सफलता किसको मिली? भारत को आजादी किसके बल पर मिली? और भारत का लोकतंत्र और संविधान जो अभी तक टिका हुआ है, वो गांधी जी के मूल्यों पर आधारित आजादी के कारण ही टिका हुआ है। तो गांधी जी हो, चाहे मंडेला हो, नेल्सन मंडेला, 27 वर्ष तक रॉबिन द्वीप पे उन्होंने जेल में बिताया ना। लोगों ने उनकी आलोचना की होगी ना कि श्वेतों से झगड़ने चले हो, सफलता मिलेगी, इनका ही राज है, इनका साम्राज्य है। क्या हुआ? मंडेला ने अफ्रीका की तकदीर बदल दी। क्लियर है? तो आलोचना तो होगी, भौंकने वाले, आपकी चारों ओर निंदा करने वाले आलोचक बहुत सारे होंगे, उन पर ध्यान नहीं देना है। और जो आलोचक तो आलोचना ही करते हैं, आपको क्या, आपका कदम पीछे। अगर उसकी आलोचना में आ गए तो वो सफल और आप असफल, वो तो वही चाहते हैं। नहीं समझे? अगर भौंकने वाले कुत्तों को हाथी जवाब दे तो क्या होगा? हाथी आगे बढ़ पाएगा? नहीं। तो ये कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, कोई छात्र हो सकता है, कोई लक्ष्य पर आगे बढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। ठीक है? गांधी हो सकते हैं, मंडेला हो सकते हैं, दशरथ माझी हो सकते हैं। जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के उन्मूलन का बीड़ा उठाया तो उस समय कितनी आलोचना हुई ना आलोचना। अपने ही उनके ब्राह्मण समाज के लोगों ने उनका तिरस्कार कर दिया, बहिष्कार कर दिया। विधवा विवाह का जब उन्होंने ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अभियान चलाया तो अपने ही लोगों ने उनका बहिष्कार कर दिया। अरे विधवा विवाह करेगा, सती प्रथा खत्म करेगा। समझ आई बात? जो आर्यभट्ट ने कहा पृथ्वी गोल है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, पंडितों ने आर्यभट्ट का बहिष्कार किया। लेकिन आर्यभट्ट ने जो कहा उस पर आर्यभट्ट टिके रहे। आज किसके कौन सच है? आर्यभट्ट। ठीक है? तो आलोचना से डरना नहीं है। आलोचक क्या करता है? आलोचक दो तरह का होता है, एक नकारात्मक आलोचक और एक सकारात्मक आलोचक। नकारात्मक आलोचक क्या करेगा? आपको हीन भावना से भर देगा अगर उसकी सुनिएगा तो, और उसको आपका पॉजिटिव नजर ही नहीं आएगा। जैसे एक कहानी है, जो भी हम कहते जा रहे हैं वो सब अपना लिखते जाइएगा, हम लिखाएंगे नहीं। अब कहानी कौन सी कहाँ काम आएगी वो आप समझिएगा। जैसे एक कहानी है कि मोहन और सोहन दो छात्र पढ़ते थे एक गुरुकुल में। तो मोहन जो था वह बहुत सकारात्मक सोचने वाला था और सोहन नकारात्मक। तो गुरुजी दोनों को लेकर बगीचा में गए और आम के पेड़ को दिखाकर गुरुजी ने कहा इस आम के पेड़ के बारे में बोलो। तो सकारात्मक सोचने वाला मोहन बोला कि आम का पेड़ जो है बहुत ही परोपकारी है,
हमें फल भी देता है और छाया भी देता है। ठीक है, बदले में हमें हमसे कुछ लेता नहीं है। और बहुत बड़ाई किया मोहन। सोहन से पूछा गया तो सोहन नकारात्मक सोचने वाला था। उसने कहा कि ये पेड़ जो है ये फल देता है, छाया देता है, लेकिन ये हमारी हिंसात्मक प्रवृत्ति को उकसाता है। जब तक इसको पत्थर मारते नहीं है तब तक फल देता नहीं है। नहीं समझे? इसलिए ये कोई भला नहीं है, परोपकारी नहीं है, इसकी मजबूरी है फल देना, छाया देना। समझ में आई बात? तो जिसको जो नकारात्मक आलोचक होगा वो आपको हीन भावना से भर देगा, और हर चीज में उसे क्या दिखाई देगी? नकारात्मकता। नकारात्मक व्यक्ति उस मक्खी के तरह होता है जो साफ सफाई वाले जगह को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कहां बैठता है? गंदगी पर। ठीक है, तो भौंकने वाले व्यक्ति उसी तरह होते हैं। क्लियर है? तो कोई भी हो सकता है। अब बाजार मतलब क्या? जीवन पथ। ये हुआ बाजार। बाजार मतलब क्या हुआ? जीवन पथ, जीना। आगे जो बढ़ रहे हैं हम, जिस रास्ते पर जीवन जी रहे हैं, वो हुआ जीवन पथ। अब कुत्ता कौन हो गया? कुत्ता कौन हो गया? आलोचक। आलोचक मतलब कैसा आलोचक? निगेटिव आलोचक, निंदक। निंदक मतलब निंदा करने वाला। आलोचक होगा, गाली देने वाला होगा, पैर खींचने वाला होता है, ईर्ष्यालु होता है। ऐसा व्यक्ति ईर्ष्या करेगा, आपको चाहेगा बढ़ने न दे। बहुत बड़ा बाधक होता है कुत्ता, यही ना हुआ। और क्या होता है? बहुत बड़ा जीव होता है ये। ऐसा करने वाला बहुत बड़ा जीव नहीं होता है, क्षुद्र होता है, ओछा व्यक्ति होता है। क्षुद्र व्यक्ति, ओछा व्यक्ति, वही ऐसा करता है। आपकी सफलता से जलने वाला व्यक्ति कुत्ता का प्रतीक। तो विशेषार्थ क्या हो गया? अब अर्थ विस्तार हम लोग कर लिए ना। विशेषार्थ क्या हो गया? जीवन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे नकारात्मक टिप्पणी करने वाले, प्रतिक्रिया करने वाले, व्यवहार करने वाले आलोचक, निंदक होते हैं। उनकी बातों पर ध्यान दिए बगैर हमें लक्ष्य के पथ पर, जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन निश्चय ही सफलता मिलेगी, मंजिल मिलेगी, लक्ष्य हासिल होगा। क्लियर है? तो ये विशेषार्थ क्या हुआ? आलोचकों की नकारात्मक आलोचना, निंदा पर ध्यान दिए बिना सफलता के पथ पर, सफलता के मार्ग पर आगे, निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अन्यथा मतलब अगर निंदा पर ध्यान दिए, अन्यथा क्या होगा? सफलता दूर हो जाएगी। क्लियर है? अन्यथा सफलता, अन्यथा मतलब क्या? कि अगर ध्यान दिए तो सफलता क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। जैसे आपको यहां से जाना है, मान लीजिए गांधी मैदान, तो अगर कुत्ता भौंकने वाले को पर ध्यान देते रहिएगा, लड़ने वाले पर ध्यान देते रहिएगा, तो सही टाइम पे पहुंच पाइएगा नहीं। जब आप रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो छोटी मोटी झाड़ियों को साफ करने में मत लगे रहिए। जहां जाना है वहां तक का रास्ता तय कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है? और निंदा करने वाले तो मिलेंगे ही, ना मिलने का सवाल ही नहीं है। अपने आलोचकों पर ध्यान न देते हुए अपने कार्य में निरंतर
लगे रहना, इसका मतलब यही हुआ ना। लोगों का काम है कहना, आप किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। आपके हर क्रिया पर वे प्रतिक्रिया करेंगे। कौन? जो आलोचक होता है ना, जो निंदा करने वाला, वो देखिएगा किसी को छोड़ता नहीं है, और आपके हर एक्शन पर वो क्या करेगा? रिएक्शन, कुछ ना कुछ कमी निकालेगा। और क्यों निकालेगा? आपको डिस्करेज करने के लिए, ठीक है। इसलिए उस पर ध्यान दिए बगैर क्या करना है? अपना काम करते रहना है। इसे क्या सीख मिलती है? आपके जितने ज्यादा हाथ जोड़ने वाले होते हैं, उतने ही ज्यादा आपके पैर खींचने वाले या भौंकने वाले होते हैं। और ये हाथ जोड़ने वालों की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, भौंकने वालों की संख्या वो भी बढ़ती जाएगी। वो भी देखिएगा, राजनीति में ही जो जितने सफल नेता होते हैं, उनके उतने ही आलोचक होते हैं। राज्य स्तरीय नेता है तो राज्य स्तर पर आलोचना होती है, राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना होती है। अब गांव का कोई नेता है तो गांव में ही आलोचना होगी ना, गांव में ही सफलता मिलेगी, ठीक है। और अगर निंदा आपकी हो रही है, गाली आपको मिल रही है, ठीक है, आपको गाली मिल रही है, आपकी निंदा हो रही है, आपकी बुराई हो रही है, ठीक है, फिर भी आप बढ़ते जा रहे हैं, तो समझिए आप जिंदा है। लोग जिंदा व्यक्ति को ही गाली देते हैं, मृत व्यक्ति को गाली नहीं देते, ठीक है। आपकी सफलता का एक बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि आपके आलोचक कितने हैं, आपके दुश्मन कितने हैं, आपको गाली देने वाले कितने हैं। समझ में आई बात? ये क्या है? आपकी सफलता का पैमाना है, आपकी महानता का पैमाना है, आपके संपूर्ण, आपके मजबूत व्यक्तित्व का पैमाना है। गाली देने वाला इसलिए गाली देता है ना, आलोचना करता कि टूट जाए, बिखर जाए, लेकिन जो मजबूत होता है वो टूटता है, बिखरता है क्या? तो आलोचना करने वाले आलोचना करेंगे। आपको क्या करना है? आगे बढ़ते रहना है। और ये बताता है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। इससे दो बात है, हाथी जो रिएक्ट करता है वो क्या करता है? रिएक्ट करता है हाथी, हाथ जोड़ने वालों के सामने भी नहीं ठहरता है, और कुत्ता भौंकने वाले कुत्तों के सामने भी, भौंकने वाले कुत्ते को भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है। ये बताता है कि आप आगे बढ़िएगा तो बहुत प्रशंसा करने वाले भी मिलेंगे, प्रणाम करने वाले भी मिलेंगे, और झूठे प्रशंसक भी मिलेंगे, जो आपको जरूरत से ज्यादा महिमा मंडित कर देंगे, और आप अपना औकात ही भूल जाइएगा। समझ रही बात? दो। और एक वे होते हैं जो कुत्ते की तरह पीछे से भौंकते हैं, तो आप हतोत्साहित होइएगा, डिस्करेज होइएगा, उसमें उलझ जाइएगा। और भौंकने वाले तो यही चाहते हैं कि उलझे, ताकि मंजिल तक ये पहुंच नहीं सके। क्लियर है? अर्थ समझ गए ना, थीम समझ गए? अब चलते हैं हम लोग कहां? भूमिका में चलते हैं हम। भूमिका में बताए थे सबसे आसान भूमिका तो यही है। क्या? इसका सामान्य अर्थ और विशेष अर्थ लिख दीजिए। समझ में आई बात? लोकोक्ति का सामान्य अर्थ और विशेषार्थ या भावार्थ लिख दीजिए, सबसे आसान। वहीं से शुरू कीजिए, सामान्य अर्थ और विशेषार्थ या विशेष अर्थ लिखकर शुरू कीजिए। सामान्य अर्थ क्या हुआ? हाथी जब मार्ग में आगे बढ़ता है तो बहुत सारे कुत्ते पीछे से भौंकते हैं, लेकिन भौंकने वाले कुत्ते की ओर पीछे मुड़कर हाथी देखता नहीं है, गरिमापूर्ण शांति के साथ आगे बढ़ता चला जाता है, अपने लक्ष्य को सही समय पर प्राप्त करता है। विशेषार्थ क्या हुआ? कोई भी प्रतिभा संपन्न, शक्ति संपन्न, गुण संपन्न व्यक्ति, शोधरत व्यक्ति, किसी लक्ष्य को पाने के लिए जो प्रयासरत कोई भी व्यक्ति है, जब आगे बढ़ता है तो कई तरह की आलोचनाएं, टिप्पणियां, निंदा के स्वर उन्हें सुनाई पड़ते हैं, लेकिन जो
सफल वही होता है जो इन आलोचनाओं, निंदा पर ध्यान नहीं देता है, आगे बढ़ता चला जाता है निरंतर। जो आलोचनाओं को सुनकर टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, उस पर ध्यान नहीं देता है। जो सिर्फ और सिर्फ ध्यान देता है किस पर? अपने लक्ष्य पर, अपने मंजिल पर, अपने रास्ते पर, और मस्तिष्क को पूरी तरह शांत बनाए रखता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, बी सो स्ट्रांग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। माइंड को इतना मजबूत कीजिए कि कोई भी किसी भी तरह की बात आपके मस्तिष्क की शांति को भंग नहीं कर। कोई गाली दिया, कोई मतलब नहीं है, कोई प्रशंसा किया, कोई मतलब नहीं है। आपको क्या करना है, आप आगे बढ़ते चले जाइए, और आप जो कीजिएगा उसी में लोग खोट निकलता है ना, उसके खोट को सुनकर आप रुक जाइएगा, रास्ता बदलिएगा, तो फिर लक्ष्य कभी हासिल नहीं होगा। क्योंकि आलोचना करने वाले कभी चुप होते हैं क्या? और आलोचना करने वालों की संख्या बढ़ती चली जाती है। 2-4 आलोचना करने वाले रुकेंगे तो और हो सकता है 10 आगे मिल जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो गया, विशेषार्थ हो गया। और उसके बाद दीजिए, ये जीवन के हर एक पहलू में ये प्रासंगिक है, मेन बॉडी में। तो पहले हम लोग भूमिका देखते हैं, सामान्य अर्थ, विशेषार्थ। कोई कहानी दे दीजिए, या कोई गीत और संगीत। जैसे एक गीत है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। ये एक गीत है, इसमें 4 पंक्ति है। ये है कि इस जग की रीत यही है, हर सुबह की शाम है, तुम कौन हो, क्या नाम है तेरा, यहाँ सीता भी बदनाम है, फिर संसार की बातों में क्यों भीगे तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। नहीं समझ पाई बात? यहाँ बदनाम करने वाले सीता जैसी सती सावित्री, सीता जैसी पतिव्रता स्त्री को भी लोग बदनाम करते हैं। तो बदनामी के डर से रोना नहीं है। रोने का मतलब क्या है? डिस्करेज नहीं होना है, उस पर ध्यान नहीं देना है, आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये भी दे सकते हैं, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में बीत न जाए रहना। ठीक है? कुत्तों से लोगों ने पूछा, क्या पूछा? कि भाई हाथी पर क्यों भौंक रहे हो, हाथी ने कुछ बिगाड़ा है क्या? कुत्तों ने कहा, हाथी ने तो कुछ नहीं बिगाड़ा है, लेकिन इसके आगे जो लोग हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उनसे हमें चिढ़ होती है। तो लोगों ने कहा, तो फिर पीछे से क्यों भौंकते हो, आगे जाकर भौंको। ठीक है? तो आगे जाकर भौंकने की औकात नहीं है। तो आलोचना करने वाले ऐसे ही होते हैं, पीछे में आलोचना करेंगे, आगे सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती है। हाथी की प्रतिक्रिया क्या होती है? ना तो हाथ जोड़ने वालों के सामने हाथी रुकता है, और ना ही भौंकने वाले कुत्तों पर हाथी ध्यान देता है। अपने ही मस्त चाल में गजराज चलता रहता है, अपनी धमक से धरती हिलाते रहता है। और धरती को इसलिए हिला पाता है क्योंकि वह भौंकने वाले कुत्तों पर भी ध्यान नहीं देता है, और श्रद्धा और प्रशंसा का भाव रखने वाले हाथ जोड़ने वालों पर भी ध्यान नहीं देता है। और ये दोनों ही चीजें आदमी को लक्ष्य से भटका देती है। कौन कौन चीज? प्रशंसा भी, लोगों को प्रशंसा भी और निंदा भी। और हाथी क्या करता है? न तो प्रशंसा के लिए सुनने के लिए रुकता है, फील करने के लिए, ठीक है, और ना ही भौंकने वालों के पीछे। ये बताता है कि हाथी की तरह अगर चलना है, पूरे जंगल को हिलाने वाला चिघाड़ मारने की क्षमता हासिल करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? ना तो प्रशंसा से उत्साहित होना है, उन्मादित होना है, बौराना है, और ना ही निंदा से घबराना है। क्लियर है? विवेकानंद के शब्दों में, बी सो स्ट्रांग दैट नथिंग कैन डिस्टर्ब योर पीस ऑफ माइंड। इतना शांत हो जाइए कि कोई भी हिला नहीं सके। ठीक है? अंग्रेजी में एक कहावत है कि ये छड़ी या पत्थर हमारे चमड़े को, हमारे स्किन को
भेद सकते हैं, हमारे माथे को फोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी बोली हमारे माथे को भेद नहीं सकती है। बोली समझते हैं ना, बोली जो होता है उसमें हड्डी नहीं होती है, जुबान में हड्डी नहीं होती है, लेकिन गोली से भी खतरनाक होता है। और जो बोली कोई बोल दिया कुछ, जो बोलने वाला तो चला जाता है, उसके बाद आप क्या करते रहते हैं, मंथन कोसते रहते हैं, एनालिसिस करते हैं दिमाग में। तो बोलने वाला का समय जा रहा है या आपका समय जा रहा है? ठीक है, आपका जीवन, आप उसके गुलाम नहीं है ना, लेकिन आप गुलाम हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई बोलने वाला बोला और उसके बोली पर आप रिएक्ट करते हैं, गुस्सा करते हैं, खींच करते हैं, अपना काम बाधित करते हैं, रोकते हैं, तो आप क्या हो गए, उसके गुलाम। यानी आपकी हंसी, आपकी खुशी, आपकी मन स्थिति किस पर निर्भर हो गई, उस पर निर्भर, उसके गुलाम हो गए। तो किसी के गुलाम मत बनिए ना, अपना सुख दुख को अपने काबू में रखिए, किसी के बहकावे में नहीं आना है। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये भी आप दे सकते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, इससे भी शुरू कर सकते हैं। दशरथ माझी से भी शुरू कर सकते हैं। दशरथ माझी जब पहाड़ तोड़ रहे थे तो उन्हें आलोचनाओं का सामना निश्चय ही करना पड़ा होगा, लेकिन दशरथ माझी रुके नहीं, आगे बढ़ते चले और पहाड़ का सीना चीर कर उन्होंने रास्ता तैयार कर दिया। ठीक है, ठीक उस हाथी की तरह जो ना तो भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान देता है और ना ही हाथ जोड़ने वाले लोगों के सामने खड़ा होता है, दशरथ माझी। और ध्यान में रखना है कि लाख कोई भी सफल व्यक्ति हो, कोई ऐसा सफल व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में युद्ध नहीं है, आलोचनाओं का युद्ध। युद्ध समझते हैं? युद्ध केवल सबसे खतरनाक युद्ध किसका होता है जी? आलोचना का। कोई थप्पड़ मार दे, लाठी मारे, गोली मारे, वो तो भर जाएगा गोली का घाव, गोली का घाव नहीं भरता है। और जितना बड़ा लक्ष्य आपका होगा, युद्ध इस तरह का, वाग युद्ध, मल्ल युद्ध तो छोड़िए, वाग युद्ध, आलोचनाओं का युद्ध उतना ही बड़ा होगा ना। आलोचनाओं का युद्ध समझते हैं, मन में चलता है, वो बहुत खतरनाक होता है ना। मन में चलता है, कोई कुछ कह दिया, उसका मन में चलता है, जाके उसको मिटा दे, ऊपर से ले जाकर ताजमहल या कुतुब मीनार से लेकर फेंक दे। ये चल रहा है आपके दिमाग में और आपका समय जा रहा है। और जब आप गुस्सा में होते हैं, क्रोध में होते हैं, ये सब करते हैं, तो आपकी किडनी, आपका हार्ट, आपका लीवर सब कांपता है। ठीक है, वो इमोशन उठ रहा है ना शरीर का हर अंग। और ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है, कुछ दिनों में एंजाइटी का गोली खाएगा, कहीं का नहीं रहेगा, हार्ट अटैक होगा। यही आदत अगर रही तो दूसरों के बोली से हिलना नहीं है। ठीक है, आलोचना हो हर एक के जीवन में होती है। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे तो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या रण से भागे होंगे। अगर आलोचनाओं से डर गए, आप निंदा से डर गए, गाली से डर गए, दुश्मन से डर गए, तो क्या होगा? युद्ध का मैदान भाग जाइएगा। ठीक है, युद्ध किसके जीवन में नहीं होता, आलोचना किसके जीवन में नहीं होता? जो कुछ करता ही नहीं है। क्लियर है? तो ये इससे भी शुरू कर सकते हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वे तो बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा। प्रण किया, मान लीजिए कि टारगेट अचीव करना है, लेकिन अगर कोई आलोचना किया, निंदा किया, उलझाने का प्रयास किया, कुत्ते की तरह भौंकना शुरू किया, बस डर के भाग गए। तो युद्ध उनके जीवन में नहीं होता है जो डर के भागते हैं या प्रण को तोड़ते हैं। क्लियर है? तो अब चले हम लोग आगे। ये भूमिका लिख लीजिएगा ना इस तरह का, और बहुत सारे व्यक्तियों का उदाहरण भी दे सकते हैं भूमिका में। किसका उदाहरण दे सकते हैं बताइए? जैसे अभी दशरथ माझी का, राजा राम मोहन राय का उदाहरण दे सकते हैं, महात्मा गांधी का उदाहरण दे सकते हैं, नेल्सन मंडेला का उदाहरण दे सकते हैं।
ठीक है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर का उदाहरण दे सकते हैं, अब्राहम लिंकन का दे सकते हैं। आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा ना उनको, लेकिन दास प्रथा को उन्होंने क्या किया, अमेरिका के इतिहास से खत्म कर दिया। गृह युद्ध का भी सामना करना पड़ा, लेकिन वे झुके नहीं। बुद्ध का उदाहरण दे सकते हैं, महात्मा ईसा का उदाहरण दे सकते हैं, पैगंबर मोहम्मद का उदाहरण दे सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद ने जब इस्लाम की नींव रखी तो क्या हुआ, उनका स्वागत हुआ था क्या मक्का में? अपने ही सगे संबंधियों ने आलोचना किया, उन आलोचनाओं से क्या हुआ, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया, अपनी विचारधारा को और मजबूती से स्थापित किया उन्होंने। ईसा मसीह, उनको क्या नहीं सुनना पड़ा, सूली पर भी चढ़ गए, लेकिन जो विचार था उस विचार से पीछे नहीं हटे। क्लियर है? तो जो महान व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में ये भौंकने वाले कुत्ते बहुत होता है। हो सकता है भौंकने वाले कुत्ते सफल भी हो जाए, लेकिन अंततः उसे सफलता नहीं मिलती है। ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया, तो लोगों को लगा ईसा मसीह तो मर गया। क्या ईसा मसीह मर गए क्या? है? अनंत काल के लिए अमर हो गए। और जिन मारने वालों ने क्या समझा कि अब खत्म। सुकरात को जहर पिलाने वालों ने क्या समझा, खत्म। लेकिन सूली चढ़ाने वालों ने यह नहीं सोचा कि सूली में दम नहीं है, वो कुछ देर के लिए बिता सकता है, ईसा मसीह को कोई नहीं बिता सकता। सुकरात को जहर पिलाने वालों को यह समझ नहीं थी कि जहर पीने से सुकरात मरता नहीं है, सुकरात और क्या हो जाता है, अमर हो जाता है। क्लियर है? बुद्ध की कहानी बहुत मशहूर कहानी है, उससे भी शुरू कर सकते हैं। गाली वाला सुनाए हुए हैं? बुद्ध की कहानी। बुद्ध एक गांव में ठहरे हुए थे, तो एक किसान आया, बुद्ध को लगा गाली देने, लगातार गाली देता रहा। ये तूने मेरे बेटे को बिगाड़ दिया, मेरा बेटा तेरे पीछे पीछे चला जा रहा है, घर परिवार त्याग करके, लगातार गाली दे रहा है। उसके बाद किसान बैठा, बुद्ध ने कहा बैठो, और बुद्ध ने एक पत्थर दिया। किसान ने कहा ये पत्थर लेकर मैं क्या करूंगा? तो बुद्ध ने कहा अगर ठीक है पत्थर तू नहीं लिया तो पत्थर किसका हुआ? तो किसान ने कहा ये पत्थर तेरा हुआ। तो ठीक उसी तरह इतने देर से तूने क्या दिया, गालियां दी। मैं तुम्हारी गालियों को स्वीकार नहीं करता हूँ। गालियां अपने पास रखो, अपने सगे संबंधियों, अपने गांव रखो, अपने समाज को, ठीक है? जिन्होंने कहा मुझे गालियां देने के लिए, उनको जाके दे दो। क्लियर है? इसलिए बुद्ध क्या हुए, महापुरुष हो गए। आज बुद्ध की पूजा पूरी दुनिया में होती है। बड़े बड़े तार्किक वैज्ञानिक चिंतन करने वाले भी बुद्ध की महानता को स्वीकार करते हैं, है कि नहीं? ये गालियों से अगर विचलित होते बुद्ध, इतने बुद्ध बनते। बुद्ध को इसलिए बुद्ध कहा गया। ठीक है? बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी जो है ना, बुद्ध और अंगुलीमाल की कहानी, उसमें भी है, उससे भी शुरू कर सकते हैं। उसमें क्या है कि अंगुलीमाल जब बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा, ये तो सभी लोग जानते हैं। अंगुलीमाल ने कहा बुद्ध से ठहर जा। बुद्ध ने कहा मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल को लगा मेरी आवाज सुनकर तो आम आदमी की घिघी बन जाती थी, ये तो उल्टे जवाब दे रहा है, क्या बात है? तो बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल तुम क्या नहीं कर सकते हो? तुम हत्या कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन एक बात बताओ, पीपल का एक पत्ता तोड़ कर लाओ। तो अंगुलीमाल पीपल का पत्ता तोड़ कर लाया और बोला इस पत्ते को पीपल में जोड़ दो। अंगुलीमाल ने कहा यह कैसे हो सकता है? तो बुद्ध ने कहा अंगुलीमाल जब तुम पीपल के पत्ते को पीपल के शाख में जोड़ नहीं सकते हो, तो शाख से तोड़ने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल गया? सर को धड़ से अलग कर देते हो, इस सर को धड़ से जोड़ने की क्षमता है तुम में? ये कुकृत्य, उंगली कर, ये कुकृत्य कब रुकेगा तुम्हारा? तो अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर पड़ा। उसके बाद अंगुलीमाल ने कहा पश्चाताप की पीड़ा में मैं जलता रहूंगा। तो बुद्ध ने कहा पश्चाताप की पीड़ा से मुक्त होना चाहते हो? ठीक है, भिक्षुक बनकर भिक्षा पात्र लेकर नगर भ्रमण करो, और शर्त यह है कि नगर में तुम्हें गालियां मिलेगी,
पत्थर फेंके जाएंगे, ठीक है, लेकिन तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं देनी है। गालियां सुननी है, पत्थर खाना है, थूक फेंके जाएंगे, ठीक है, गंदा पानी फेंका जाएगा, कीचड़ फेंका जाएगा, लेकिन तुम्हें जवाब नहीं देना, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अंगुलीमाल गया नगर में, श्रावस्ती घूमा, लोगों ने पहचान लिया ये अंगुलीमाल है, और लोगों ने गाली देना, पत्थर मारना, थूकना शुरू किया। अंगुलीमाल भिक्षा पात्र लेकर घूमता रहा और अंत में आ गया बुद्ध के शरण में। तो बुद्ध के शिष्यों ने कहा कि गुरुवर, ये तो अंगुलीमाल है, डाकू है, इसको संग में रखना उचित नहीं है। तो बुद्ध ने कहा, ये कुछ देर पहले तक अंगुलीमाल था, डाकू था, अब वो अंगुलीमाल मर गया। समझ आई बात? तो अंगुलीमाल क्या हुआ? हाथी की तरह नगर भ्रमण किया, उसको क्षमता आ गई, किसी के प्रतिक्रिया से विचलित नहीं हुआ। वो जीवटता अंगुलीमाल को बुद्ध के व्यक्तित्व से मिली। इससे भी शुरू कर सकते हैं। भूमिका हो गया ना, बहुत हो गया भूमिका। उसके बाद आपको मेन बॉडी में आइए। जैसे इसमें अगर देखिएगा कि सामान्य अर्थ और विशेषार्थ लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा, या और भी दशरथ माझी का उदाहरण लिखिएगा, या ये और भी कोई कविता लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा। कुछ तो लोग कहेंगे ये भी गाना की 4 पंक्ति लिख सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा कि यह लोकोक्ति, ठीक है, जीवन के हर एक पहलू में प्रासंगिक सिद्ध होती है, ठीक है, जीवन के हर एक पहलू में। अब हर एक पहलू में चलिए, व्यक्तिगत जीवन में होता है, मेन बॉडी में ये, मेन बॉडी उधर दे देते हैं। यस, दिख रहा है? भूमिका हो गया, मेन बॉडी मुख्य भाग में, ठीक है। भूमिका को मेन बॉडी से कैसे जोड़ना है? भूमिका में लिख देना है जो ये सारी बातें, उसके बाद देना है क्या? ये लोकोक्ति या ये घटना, या घटना से जो सीख मिलती है। सीख बताइएगा ना, माझी का ही उदाहरण दीजिएगा तो बताइएगा ना। माझी ने किसी की आलोचना से प्रभावित हुए बगैर अपने कार्य में लगे रहे और अंततः उन्होंने पहाड़ का सीना चीर दिया। यानी आलोचकों की नकारात्मक आलोचना या निंदा पर ध्यान दिए बिना सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे लक्ष्य पहाड़ तोड़ना ही क्यों ना हो, तो सफलता जरूर मिलती है। और यह बात जीवन के हर पहलू में लागू होती है। और छात्र जीवन में दे दीजिए। छात्र जीवन में अभी बताइए, जब आप बड़ा लक्ष्य बनिएगा, जैसे आईएएस बनना, आईपीएस, यूपीएससी, यूपीएससी, तो आपको आलोचनाएं सुननी पड़ेगी। हो सकता है पीटी में नहीं हो, 2 बार पीटी में नहीं हो, तो और आलोचना सुननी पड़ेगी। लेकिन आप निरंतर प्रयासरत रहेंगे तो अंतिम बार में भी, अंतिम चांस में भी आप टॉप हो सकते हैं। ऐसा हुआ है, ऐसे कई उदाहरण है ना। छात्र जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई बड़ा चीज करना चाहते हैं, आलोचनाएं सुननी पड़ती है। बहुत लोग बहुत तरह की आलोचनाएं करेंगे। क्या कहेंगे? बाप रहे अनहरिया में, बेटा के नाम लाइट हाउस। नहीं बोला जाता है। अगर आप बढ़िया बैकग्राउंड नहीं है तो लोग इसी तरह की ये टिप्पणी करते हैं ना, ठीक है। तो ये व्यक्तिगत जीवन में। उसके बाद सामाजिक जीवन में, सामाजिक जीवन में आप चलिए, व्यक्तिगत जीवन में बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। भीमराव अम्बेडकर जब पढ़ना शुरू किए होंगे, बहुत तरह की आलोचनाएं नहीं, बहुत तरह की ये डिस्करेज करने वाली घटनाओं से उनका पाला पड़ा। पता है ना, बड़ौदा राज में कहा जाता है, जब वो मैनेजर बने तो उनका ही प्यून, उनके मातहत काम करने वाला, उनको फाइल फेंक कर देता था कहीं टच न कर जाए। लेकिन वे रुके क्या, वे आगे बढ़ते रहे। क्लियर है? उनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया। व्यक्तिगत जीवन में आप डॉक्टर अम्बेडकर क्या उदाहरण, शानदार उदाहरण है। बाबा साहब। सामाजिक जीवन में आइए, समाज सुधार।
समाज सुधार में किसका नाम दीजिए? राजा राम मोहन राय। जब उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन करने का बीड़ा उठाया, बहुत तरह की आलोचनाएं सुननी पड़ी। रोके नहीं थे, सती प्रथा का उन्मूलन करने के लिए अभियान चलाया था, तो उस समय तो आलोचनाएं सुननी पड़ी होगी ना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इस तरह के जितने समाज सुधारक थे, ठीक है, जैसे सर सैयद अहमद, ज्योतिबा फुले। सर सैयद अहमद का एक बहुत बढ़िया रोचक प्रसंग है। उन्होंने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक चंदा मांगना शुरू किया। तो उनका ये मानना था कि मुस्लिम समाज का जो पिछड़ापन है वो इसलिए है क्योंकि वो आधुनिक भाषा अंग्रेजी भाषा से जुड़ नहीं पा रहा है। तो अलीगढ़ विश्वविद्यालय में अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी। मुसलमानों के आधुनिकीकरण के लिए सर सैयद अहमद प्रयासरत थे। एक बार एक मुस्लिम मोहल्ला में गए, वहाँ सारे मुस्लिम रूढ़िवादी थे, कंजर्वेटिव विचारधारा के थे। तो उन लोगों ने कहा ये हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए आया, अंग्रेजी पढ़वाएगा, ठीक है, इसको मारो पत्थर। सब लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया सर सैयद को। समझ में आई बात? जिस समाज के आधुनिकीकरण का स्वप्न देखा सर सैयद ने, उसी समाज ने क्या किया? पत्थर मारना शुरू किया। सर सैयद विचलित नहीं हुए। जब सभी लोग रुक गए तो सारा पत्थर बटोर लिया और बोला कि चलिए आप लोगों ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की दीवार के लिए कम से कम पत्थर तो दिया, चंदा मुझे मिल गया। समझ में आई बात? तो क्या क्या उन्होंने, आलोचना से क्या हुए? पत्थर से क्या हुए? विचलित हुए नहीं। अंत में वो जो वहां सारे लोग जो थे जिन्होंने पत्थर फेंका था, बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया और उन्होंने सर सैयद को भरपूर मदद पहुंचाया। ये भी दे सकते हैं। ये महामना मदन मोहन मालवीय की भी घटना है, एक ऐसी घटना है। उन्होंने हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करने का ये बीड़ा उठाया। तो लखनऊ के नवाब के यहाँ गए, मैं हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना करना चाहता हूँ, कुछ चंदा दीजिए। समझ आई बात? तो लखनऊ के नवाब ने, कहा जाता है कि जूता खोलकर फेंका, ये महामना मदन मोहन मालवीय को जूता खोलकर फेंका। और महामना मदन मोहन मालवीय ने क्या किया? जूता उठा करके बोला कि चलिए जूता ही सही, मैं प्रयास करूंगा। ईश्वर, ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में ये जूता भी बहुत काम आएगा। महामना मदन मोहन मालवीय विचलित नहीं हुए, आ गए लखनऊ के चौक पर और खड़े हो गए ऊंची जगह पर। उन्होंने कहा नवाब का जूता है, किसको चाहिए? और नवाब तो शान शौकत के प्रतीक थे नवाब। बोली लगने लगी, अब बोली रुक ही नहीं रही थी, ऊंचा से ऊंचा बोली लग रहा है, लग रहा है, लग रहा है। ये खबर पहुंची नवाब के दरबार में। लोगों ने कहा हुजूर ऐसी सी बात है, मालवीय जी वहां चौक पर आपके जूता का नीलामी कर रहे हैं। अब ये प्रतिष्ठा की बात हो गई, किसकी? नवाब की। नवाब ने कहा जितना भी बोली लगे उससे ऊंचा बोली लगा करके जूता ले आओ। वही हुआ, लेकिन मातहतों ने जाकर ऊंचा से ऊंचा बोली लगाकर जूता ले आया। महामना मदन मोहन मालवीय को क्या मिल गया? चंदा मिला। विचलित हुए नहीं हुए। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। रास्ता अपना तलाश लेना है। क्लियर है? समाज सुधार में दे सकते हैं। सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में आइए। आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारा उदाहरण है। 1929 में आर्थिक मंदी जब आई, महान आर्थिक मंदी, तो अमेरिका में राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। अमेरिका में राष्ट्रपति थे रूजवेल्ट। उन्होंने कहा कि पूंजीवाद में कुछ कमी है जिसके कारण ये मंदी आती है, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए मंदी बहुत ही खतरनाक है। पूंजीवाद में कुछ साम्यवाद का गुण लाना है, जिसको कहा गया न्यू डील। क्या कहा गया? पढ़े आप लोग? न्यू डील, नया व्यवहार। पूंजीवाद को 100% पूंजीवाद के तरह मत रखो, उसमें कुछ साम्यवाद जैसा गुण होना चाहिए। और इसलिए इसको कहा गया था न्यू डील। और फिर रूजवेल्ट ने कई वेलफेयर के कार्यक्रम चलाए और वहां धीरे धीरे मंदी दूर हो गई। तो जब उन्होंने न्यू डील पॉलिसी लाया तो भरपूर आलोचना हुई, लेकिन उससे रूजवेल्ट विचलित नहीं हुए और अमेरिका सहित पूरा विश्व महान मंदी से निकल गया ना।
उसी तरह हमारे यहाँ 1991 में 90-91 में क्या हुआ, फॉरेक्स रिजर्व नगण्य था, मुद्रास्फीति बहुत बढ़ गई थी, राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ा हुआ था, व्यापार घाटा बहुत बढ़ा हुआ था, दिवालिया होने के कगार पर था भारत। उसी समय नरसिम्हा राव और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह लेकर आए राव मनमोहन मॉडल और नई औद्योगिक नीति के साथ आर्थिक सुधार आरंभ किया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91, याद है, पढ़ाए होंगे। इसको आर्थिक सुधार कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को शुरू किया उन्होंने और क्या हुआ, आज 600 अरब डॉलर पार कर गया है हमारा फॉरेक्स रिजर्व और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है भारत और शीघ्र ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ठीक है, तो जब इन्होंने लागू किया था नई आर्थिक नीति, नई औद्योगिक नीति, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के साथ आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो खूब आलोचना हुई थी कि फिर से विदेशी कंपनी को बुलाया जा रहा है, विदेशी निवेश को बुलाया जा रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बार हुआ था भारत गुलाम, फिर से गुलाम हो जाएगा। ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो आलोचनाएं तो बहुत हुई। उन आलोचनाओं के डर से क्या हुआ, हमारे नीति निर्माताओं ने रोका क्या? नहीं। क्लियर है? राजनीतिक क्षेत्र में आइए, राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सारा उदाहरण है। गांधी जी का उदाहरण है, संघर्ष, तैयारी, संघर्ष, प्रेशर, कंप्रोमाइज, प्रेशर, सत्य और अहिंसा के सहारे उस साम्राज्य से उन्होंने लड़ने का प्रयास किया जिस साम्राज्य में सूर्यास्त होता ही नहीं था और लोगों ने कहा कि इससे कहां सफलता मिलेगी, लेकिन अंततः सत्याग्रह के सहारे भारत को आजादी मिली आजादी। तो गांधी जी ने आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया। क्लियर है? धार्मिक क्षेत्र में आइए, आध्यात्मिक क्षेत्र में। धार्मिक क्षेत्र में बुद्ध है, बुद्ध है। उस समय उन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और आडंबर रहित विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित, चरित्र की पवित्रता पर आधारित, ठीक है, उन्होंने एक मार्ग का प्रवर्तन किया। आलोचनाएं तो बहुत झेलनी पड़ी, बुद्ध पर हमले भी हुए, लेकिन बुद्ध ने अपना राह छोड़ा नहीं। क्लियर है? बुद्ध है, कबीर है। कबीर तो किसी से डरने वाले नहीं थे। इन्हीं का है, हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। कबीर के दोहे हैं, एक हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, सो हाथी के चलने में कुत्तों का क्या बिगाड़। कबीर की पंक्ति है, हाथी चले बाजार में कुत्ता भौंके हजार, 100 हाथी के चलने में कुत्तों का क्या बिगाड़। कुत्ता क्या बिगाड़ लेगा हाथी के चलने? ठीक है, आप आगे बढ़िए, जो टीका टिप्पणी करने दिए उसको क्या बिगाड़ लेगा। बुद्ध है, कबीर है, अभी बताए ईसा मसीह, पैगंबर मोहम्मद के बारे में बताया मैंने, ये सारा कुछ आप दे सकते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक क्षेत्र में जब हम लोगों ने शुरू किया था, भारत ने शुरू किया था अंतरिक्ष कार्यक्रम, तो पश्चिमी मीडिया ने खूब आलोचना किया। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था अंतरिक्ष कार्यक्रम वाले क्लास में कि एक कार्टून छपा था, जिस कार्टून में दुनिया के स्पेस कार्यक्रम के जो एलिट क्लब है, जिससे बड़े बड़े देश हैं, उसमें भारत से आया हुआ एक व्यक्ति अपने साथ बैल को लेकर इन करने का प्रयास कर रहा है। नहीं समझे? बैल के साथ, हाँ, बैलगाड़ी से ले गया था ना, ठीक है, बैलगाड़ी से शायद आर्यभट्ट या किसी उपग्रह को हमारे यहाँ ढोया गया था, उसी पर टिप्पणी की गई थी। ठीक है, कहने का मतलब साधन तो है नहीं, लेकिन अंतरिक्ष महाशक्ति बनने का प्रयास भारत कर रहा है, टिप्पणी की गई थी। क्या हुआ? भारत बना कि नहीं अंतरिक्ष महाशक्ति? बना, और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला
मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला सबसे कम बजट में, सबसे कम समय में। तो बहुत बहुत अनेक रिकॉर्ड बनाया। ठीक है, हमारे पास एटम पावर नहीं था, एटॉमिक पावर, हम एटॉमिक पावर बने, परमाणु महाशक्ति बने। ठीक है, कबीर का एक और है, बहुत अच्छा है। कबीर आलोचनाओं से डरते नहीं थे। आलोचकों को कहते थे, तू कहता कागज लेखी, मैं कहता आखिन देखी। ठीक है, तू कहता उलझावन हारी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू रखता और उलझाई रे। ठीक है, कबीर की जो पंक्ति है, मैं कहता आखिन देखी, तू कहता कागज लेखी। पंडितों को कहते हैं कागज में लिखा हुआ तुम कहते हो, मैं कहता हम आंखों देखा चीज कहते हैं। ठीक है, मैं कहता सुलझावन हारी, हम सुलझाते हैं, तू रखता और उलझाई रहा, तुम उलझा देते हो। कबीर में अखंड आत्मविश्वास था। बहुत सारे भौंकने वाले, सिकंदर लोधी ने मरवाने का प्रयास किया कबीर, पंडितों उलेमाओं के कहने पर सिकंदर लोधी ने कबीर पर हाथी छोड़ा। सुने कि नहीं कहानी? ये कबीर विचलित नहीं हुए। क्या हुआ? सर सैयद अहमद। ठीक है, तो वैज्ञानिक क्षेत्र में भी आप ये कर सकते हैं। यानी आलोचना करने वालों पर ध्यान अगर नहीं देकर आगे बढ़ते हैं तो आप निश्चय ही सफल होते हैं। हो गया। अब यहाँ पर वैज्ञानिक क्षेत्र हो गया। अंतरराष्ट्रीय जगत में भी दे सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में हाँ, ऐसा कोई व्यक्तित्व, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। हाँ, बहुत सारे व्यक्तित्व हैं। जैसे अभी बताया मैंने, वो नेल्सन मंडेला है, और दलाई लामा है, आंग सान सूकी है। ठीक है, चलिए, वर्तमान में जो भी घटनाएं विवाद से जुड़ी हुई हैं, खासकर राजनीतिक पूर्वाग्रह का आरोप आप पर लग सकता है, तो उन घटनाओं के देने की जरूरत क्या है? अतीत भरा पड़ा इतिहास से ऐसे व्यक्ति को उठाइए, ऐसी घटनाओं को उठाइए जो राजनीतिक विवाद से मुक्त हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। क्लियर है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर का उदाहरण दे सकते हैं। अभी हाल में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। बहुत सारी आलोचनाओं के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाया, भी दे सकते हैं। इजराइल का उदाहरण दे सकते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? इजराइल का उदाहरण दे सकते हैं। इजराइल अपने ही लक्ष्य में वो जानता है कि हमारा अस्तित्व कैसे बना रह सकता है, इसलिए सुनता नहीं है किसी की। पूरी दुनिया में टारगेट सेट करता है और हिट करता है। तो इजराइल का भी उदाहरण दिया जा सकता है। क्लियर है? हमास का भी उदाहरण दे सकते हैं। इजराइल लाख प्रयास करता है। हमास की आलोचना होती है कि हमास ने कहा कि फिलिस्तीन को स्वतंत्र करेंगे, तो स्वतंत्र करने के लिए हर तरह का प्रयास करता है, झुकता नहीं है। दोनों अपनी अपनी जगह है। हमास का क्या है? स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीन का निर्माण। और इजराइल का क्या है? इजराइल को एग्जिस्टेंस को मजबूती प्रदान करना। क्लियर है? वो दे सकते हैं। और भी बहुत सारा आप दे सकते हैं। अब इसमें मैंने बताया था कि टर्निंग भी लेना है। अभी इसका हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार का मतलब क्या हुआ कि आलोचना करने वालों पर ध्यान नहीं देना है और निरंतर आगे बढ़ते जाना है। लेकिन आलोचनाओं को हमेशा नजरअंदाज करना उचित नहीं है। कभी कभी आलोचनाओं में दम होता है, और अगर सकारात्मक आलोचना होती है तो उसे स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है? और सकारात्मक आलोचना को स्वीकार करके अपने व्यक्तित्व में, अपने आचरण में, अपने व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। इससे क्या होता है? हमारे में जो कमी होती है वो दूर होती है। इसलिए कहा गया है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। है मतलब कि अगर निंदा करने वाला आपका है, कोई जो निंदा करता है, उसको आंगन में कुटी छवा कर, मतलब उसको एकदम नजदीक में रखिए, तो वो हमेशा बताएगा आपका क्या, आपका जो कमी, आप में जो कमी है। तो जब बताएगा तो पता चलेगा। कभी कभी व्यक्ति को अपनी कमी खुद
अपनी कमी का एहसास खुद नहीं होता है। तो जब आपको आपकी कमी का एहसास होगा तभी ना कमी दूर कीजिएगा। तो जैसे निंदक हमेशा बताते रहेगा आपको आपकी कमी, और आप कमी दूर करते रहेंगे तो क्या होगा, एकदम आपका व्यक्तित्व क्या हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। समझ में आई बात? तो टर्निंग पॉइंट समझ गए? क्या टर्निंग पॉइंट? हमेशा इग्नोर नहीं करना चाहिए, आलोचनाओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, को हमेशा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर सकारात्मक आलोचनाएं हैं तो उसे स्वीकार करके क्या करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, हाथी को देखकर भौंकते हैं, और कभी कभी चोर को देखकर भी भौंकते हैं। तो कहीं आपके व्यक्तित्व में चोर जैसा कुछ नहीं ना है। ये एक घटना है, कहा जाता है राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे थे और कटघरे में खड़े थे राजीव गांधी। वो फोर्स तोप का मामला था, ठीक है। तो राम जेठमलानी सवाल पर सवाल पूछे जा रहे थे। तो एक बार स्वर्गीय राजीव गांधी झुंझला कर उन्होंने कहा, राजीव गांधी ने कहा कि हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं है। किसने कहा? राजीव गांधी ने कहा। तो तपाक से हाजिर जवाब राम जेठमलानी ने कहा, कुत्ते भी चोर को देखकर ही भौंकते हैं। समझ में आई बात? तो कभी कभी देखना पड़ेगा आपको कि आपके आगे पीछे जो भौंकने वाले हैं, कहीं हमारे व्यक्तित्व में कमी तो नहीं है। अगर आप उस कमी को देख लेते हैं तो कमी को सुधार कर, कमी को हटाकर अपने व्यक्तित्व को क्या बना सकते हैं, मजबूत, निर्मल, स्वच्छ बना सकते हैं। ठीक है। और उदाहरण दे सकते हैं क्या? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो अगर आप ये भी दे सकते हैं, इससे पहले दे सकते हैं या उसके बाद भी दे सकते हैं कि आलोचनाओं को हमेशा नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, लेकिन आलोचनाओं के फेर में पड़कर, आलोचनाओं में उलझ कर अपना मार्ग भूलना भी नहीं चाहिए, लक्ष्य भूलना भी नहीं चाहिए। भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देना जरूरी नहीं है। इतनी क्षमता आप में होनी चाहिए कि जो कुत्ता भौंक रहा है सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये भी आप में होनी चाहिए ना। और कभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ये देना पड़ेगा आपको, कि जो आलोचनाओं में उलझकर, निंदा से उलझकर, गालियों से उलझकर, परेशानियों से उलझकर, जिन्होंने अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया, आलोचनाओं में उलझकर, भटक कर, बड़े बड़े प्रतिभावान छात्र भी असफल हो जाते हैं अंततः। क्या? हाँ, कभी कभी वो नेगेटिव, वही तो कह रहे हैं, कभी कभी आपकी कमी को दिखाने का प्रयास करते हैं कोई, तो आपको ये रुक कर देखना चाहिए कहीं कमी तो नहीं है, कमी को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन हर बार नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अधिकांश लोग तो ऐसे ही मिलेंगे जो नकारात्मक आलोचना करने वाले हैं। सकारात्मक आलोचना करने वाले बहुत कम मिलेंगे। लेकिन स्वयं का मूल्यांकन करना चाहिए, सेल्फ असेसमेंट हमेशा करते रहना चाहिए। हम में भी कमी हो सकती है, ये कभी नहीं समझना चाहिए कि हम पूरी तरह निर्मल है, हमारा व्यक्तित्व पूरी तरह साफ सुथरा है, नहीं। ठीक है। लास्ट में ये दे सकते हैं, अंत में क्या सीख मिलती है वही सीख दे दीजिए। कबीर के 2 दोहे हैं, अगर चाहे तो आप लिख सकते हैं, जो लास्ट उपसंहार में आप दे सकते हैं। उपसंहार में कबीर के 2 दोहे आप दे सकते हैं, जो हम लिखवा दे रहे हैं आपको। एक दोहा है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। सुन लीजिए आप लोग, वीडियो तो जाएगा ही ना, उसमें उतार लीजिएगा, सुन लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। मतलब समझे, ज्ञान रूपी हाथी पर सहज भाव से दुलीचा डालकर, दुलीचा समझते हैं, हाथी पर जो रहता है, उस पर सवारी कीजिए और संसार में जितने दुष्ट पुरुष हैं उनको भौंकने दीजिए, उनको
भौंकने दीजिए, उनकी परवाह मत करिए। ये कौन कहते हैं? संत शिरोमणि कबीरदास। क्या कहते हैं? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। ये कुत्ता, ये संसार जो है कुत्तों के समान है, जो आपके हर क्रिया पर प्रतिक्रिया करेगा, भौंकने वाला। उस पर ध्यान मत दीजिए। ज्ञान रूपी हाथी पर सहज दुलीचा डालकर आप आगे बढ़िए, परवाह मत कीजिए। दूसरा है, कहते को कही जानी दे, गुरु की महिमा गुरु की सीख तू ले, संकट साकट जन और स्वान को फेरी जवाब न दे। कहते को कही जान दे, गुरु की सीख ले, साकट जन और स्वान को फेरी जवाब न दे। मतलब दुनिया के लोग आलोचना और निंदा करते हैं, उनकी परवाह नहीं करना चाहिए, अपने गुरु की शिक्षा लेकर उस पर चलना चाहिए। और दुष्ट लोग अगर निंदा करते हैं तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। लिख देते हैं हम, हो सकता है नहीं ये ठीक है, इसको मिटाए। उपसंहार में पहला क्या बताया मैंने? कबीर का है ये, हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार। ठीक है। स्वान रूप संसार है। स्वान मतलब क्या होता है? कुत्ता। स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। हो गया? हस्ती चढ़िए ज्ञान की सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। मतलब ज्ञान रूपी हाथी पर सवार होकर, दुलीचा डालकर, सहज भाव की दुलीचा डालकर आप सवार हो जाइए, और ये संसार जो है वो कुत्तों की तरह, उसे भौंकने दीजिए, उसकी परवाह नहीं कीजिए, आप आगे बढ़िए। एक संत कबीर कहते हैं। एक दूसरा दोहा है, कहते को कही जान दे, कहते को कही जान दे, गुरु की सीख तू ले, गुरु की सीख तू ले, साकट जन और स्वान को। साकट, साकट मतलब दुष्ट, साकट जन मतलब दुष्ट जन, और स्वान को। स्वान मतलब क्या? कुत्ता। फेरी जवाब न दे, मतलब उसकी इस सबको जवाब नहीं देना। इस सबको जवाब दीजिएगा तो उलझ जाइएगा, नहीं समझे? कहा जाता है जो नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है उससे उलझिए नहीं, क्योंकि वो जब उलझिएगा तो सबसे पहले वो आपको अपने लेवल पे लाएगा। नहीं समझे? नीचता का उसका जो स्तर है उस पर आपको ले आएगा। वो गाली देगा, मारेगा, बहुत कुछ करेगा, तो आप भी उस पर उतर आइएगा, और नीचता के स्तर पर आप उसकी बराबरी कर नहीं सकते। समझ में आई बात? इसलिए नीच व्यक्ति से, क्षुद्र व्यक्ति से उलझना नहीं चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई सुअर कीचड़ में पड़ा हुआ है, उसे उलझना चाहिए? उलझने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुअर के स्तर पर कीचड़ में उतरना पड़ेगा। और कीचड़ में तो महारत है, लड़ने का महारत हासिल है किसको? सुअर को। आप तो उस पर लड़े नहीं है, तो आप कीचड़मय होकर सुअर से हार जाइएगा, और फिर संसार में प्रसिद्ध हो जाइएगा कि हारे भी तो किससे? सुअर से। अगर जीत भी जाइएगा तो क्या कहेगा लोग? ये तो सुअर से जीता, सुअर से लड़ने गया। समझ में आई बात? तो बहुत अच्छा दोहा है, बहुत अच्छी लोकोक्ति है, इसको अपने जीवन में भी उतारने का प्रयास कीजिएगा। ओके, लास्ट उपसंहार दे देना है, ठीक है? कौन सा ये करना है पता है?